हम लोग पहुंचे बेटा रिकंसिलिएशन चैप्टर में। रिकंसिलिएशन चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा था हमारा। क्वेश्चन 9 में मैंने कॉस्ट शीट तक बता दिया था, यहां तक हो गया था हमारा कॉस्ट शीट तक। अब हम लोग बनाएंगे इसका स्टेप 2 फाइनेंशियल अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंट्स मतलब ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट। अब मैंने लास्ट एग्जांपल में भी ये रूल बताया था कि 3 ऐसी अमाउंट्स होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और टोटल सेल्स। ये 3 ऐसी अमाउंट्स होती है जो कॉस्ट शीट में और फाइनेंशियल अकाउंट्स में सेम रिकॉर्ड होती है। तो दीज अमाउंट्स आर सेम इन कॉस्ट शीट एंड ट्रेडिंग P&L। ट्रेडिंग P&L मतलब फाइनेंशियल अकाउंट्स। ये अमाउंट्स कॉस्ट शीट में और फाइनेंशियल अकाउंट्स में सेम होती है। तो ये तो मैं पहले सीधा सीधा देख के कॉपी करूंगा। जैसे डायरेक्ट मटेरियल है ये वाला कॉस्ट शीट का 6675 और डायरेक्ट वेजेस है 17,000। ये 6675 और 17,000 ये मैं सेम कॉपी करूंगा। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट 6675 और 17,000, ये ट्रेडिंग अकाउंट है हमारा 6675 और ये 17,000। तो 6675 को मैं लिखूंगा टू डायरेक्ट मटेरियल और 17,000 को मैं लिखूंगा टू डायरेक्ट वेजेस। ये ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, दोनों डेबिट साइड पे आते हैं। और एक चीज और, सेल्स। ये लास्ट लाइन में कॉस्ट शीट में सेल्स दिया हुआ है, ये कॉस्ट शीट की लास्ट लाइन में सेल्स दिया हुआ है और सेल्स का टोटल है 47,400, ये वाला 47,400। तो ये 47,400 मैं सेम लिखूंगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड 47,400 और यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय सेल्स 47,400। ये 3 अमाउंट मेरे को हमेशा सेम चाहिए। ये 3 अमाउंट हमेशा ट्रेडिंग P&L में और कॉस्ट शीट में सेम ही होती है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ। अब क्वेश्चन को फिर से स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और देखेंगे कि ट्रेडिंग P&L की कौन सी अमाउंट्स है। हमेशा स्टेप बाय स्टेप जाना। जैसे मैंने पहले पूरी कॉस्ट शीट कंप्लीट की, अभी पूरा ट्रेडिंग P&L स्टेप वाइज जाना। आत्माराम मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ मशीन्स A and B। क्वेश्चन में ध्यान दो। Atmaram manufactures 2 types of machines A and B. The following data refers to the quarter ending on 31/3/2012. Production and sales. ये production और sales की number of units दिया हुआ है। Wages और material, wages और material मैंने लिख दिया cost sheet में। sales भी मैंने cost sheet नहीं, sorry, trading P&L। ये तीनों मैंने trading P&L में लिख दिए, wages, material और sales। अब ये जो आत्माराम है और ये quarter है वो मैं heading में लिख देता हूँ। Trading and P&L account of Atmaram for the quarter ending on 31/3/2012। For the quarter ending on 31/3/2012। क्वार्टर मतलब 3 महीने। चलो आगे। अब ये जो प्रोडक्शन और सेल्स है 125 और 120 टाइप ए में, टाइप बी में 400 और 360, ये भी काम आएगा। मैं समझाऊंगा कैसे काम आएगा। बहुत एक टिपिकल पॉइंट है, एक ऐसी पॉइंट है जो मैं समझता हूँ पूरी टेक्स्ट बुक में सिर्फ 1 या 2 जगह पे ही दी हुई है। ये वाली पॉइंट मैं समझाऊंगा, धीरे धीरे आएगा। तो मैंने ट्रेडिंग P&L में वेजेस लिख दिया, मटेरियल लिख दिया, सेल्स लिख दिया। अब यहां से लेकर पढ़ते हैं। ऑल द एक्सपेंसेस अदर देन वेजेस एंड मटेरियल आर एनालाइज्ड अंडर वर्क ओवरहेड्स which during the quarter amounted to 9,000 and office overheads which amounted to 10,000। अब जो वर्क ओवरहेड्स है 9,000, वर्क ओवरहेड्स 9,000 ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है और ये जो ऑफिस ओवरहेड्स है 10,000 ये P&L में डेबिट होता है। थोड़ा ध्यान से समझ के, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करना, नहीं तो जो मैं टिपिकल पॉइंट बताने वाला हूँ वो गलत हो जाएगी। तो वर्क ओवरहेड्स 9,000 है और ऑफिस ओवरहेड्स 10,000। ध्यान से आपको पता होना चाहिए कि जो वर्क ओवरहेड्स है वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है और जो ऑफिस ओवरहेड्स है वो P&L में डेबिट होता है। तो ये 10,000 P&L में डेबिट। तो वर्क ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो वर्क ओवरहेड्स
या इसको आप बोल सकते हो फैक्ट्री ओवरहेड्स। मैंने बहुत बार बताया है ओवरहेड्स को ऑन कॉस्ट भी बोलते हैं, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट मतलब ओवरहेड्स, ऑन कॉस्ट अलग बात होती है, कॉस्ट अलग बात होती है। तो वर्क ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट 9000 दिया हुआ है और ऑफिस ओवरहेड्स 10000 दिया हुआ है। अब ऑफिस ओवरहेड्स जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ऑफिस ओवरहेड्स ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। हो गया, 9000 ट्रेडिंग में डेबिट किया, मतलब ये टोटल के ऊपर, और 10000 पीएनएल में डेबिट किया। पीएनएल मतलब ये ट्रेडिंग अकाउंट के टोटल के नीचे, कंपलसरी ऐसा ही करना है। आगे अब धीरे धीरे मैं उस टिपिकल पॉइंट पे आऊंगा। अब ये पैराग्राफ भी हो गया, और ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, इन फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस इट इज एस्टिमेटेड दैट वर्क ओवरहेड्स शुड बी टेकन एट 50% ऑफ वेजेस एंड ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंसेस एट 33%, 33.33% ऑन वर्क्स कॉस्ट। ये पूरा पैराग्राफ कॉस्ट शीट के बारे में। जब भी ये परसेंटेजेस दिए हुए होते हैं, 50% ऑफ वेजेस, 33.33% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, जब भी ये परसेंटेजेस दिए हुए होते हैं, देखो परसेंटेजेस मतलब रिकवर्ड अमाउंट्स, परसेंटेजेस मतलब रिकवर्ड अमाउंट्स मतलब कॉस्ट शीट, मतलब आपको ये अमाउंट्स कॉस्ट शीट में लिखनी है परसेंटेज वाली। परसेंटेज मतलब रिकवर्ड अमाउंट्स मतलब कॉस्ट शीट। और यहाँ पे जो 9000 और 10000 दिया हुआ है ना, एक्चुअल अमाउंट दी हुई हो, एक्चुअल अमाउंट जो 9000 और 10000 दी हुई है, एक्चुअल अमाउंट मतलब फाइनेंशियल अकाउंट्स, वो आपको फाइनेंशियल अकाउंट में लिखनी है, मतलब ट्रेडिंग पीएनएल में लिखनी है। तो ये 9000 और 10000 जो वर्क ओवरहेड्स और ऑफिस ओवरहेड्स है, वो एक्चुअल अमाउंट है, वो आपको फाइनेंशियल अकाउंट में लिखनी है। और ये जो परसेंटेजेस वाला दिया हुआ था, ये जो परसेंटेजेस वाला दिया हुआ था 50%, 33.33%, ये रिकवर्ड अमाउंट्स है। और जो रिकवर्ड अमाउंट्स होती है वो हम कॉस्ट शीट में लिखते हैं। ठीक है, अब और भी नीचे 3 चीजें ए बी सी करके 3 पॉइंट पूछी हुई है, लेकिन फिलहाल हम इस पे फोकस नहीं करेंगे, हम अपने आंसर पे फोकस करेंगे। ये जो भी पूछा हुआ है वो ऑटोमेटिकली सब हमारा सॉल्व हो ही जाएगा। अब मैं आ जाता हूँ इस क्वेश्चन की सबसे टिपिकल पॉइंट पे, सुनना ध्यान से। टाइप ए का यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है 125, यूनिट्स सोल्ड है 120। टाइप बी में 400 और 360, ये यूनिट्स याद रखना, 125, 120, 400, 360। अब ये कब कैसे कहां पे काम आएगा देखते जाओ। ये हमारा एक वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट, इसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, ये पॉइंट कहीं पे भी नहीं है, रेयरली कहीं पे होगी, रेयरली। पूरी टेक्स्ट बुक में लाके एक या दो ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें ये पॉइंट होगी कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में, ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, टाइप ए और टाइप बी। इस पॉइंट पे हम लोग पहुंचे, बहुत टिपिकल पॉइंट पे, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। इसके लिए आपको क्वेश्चन में एक नोट दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में लास्ट में जो ए बी सी 3 पॉइंट्स थी, इसमें थे ये जो बी पॉइंट है, इसमें आपको एक नोट दिया हुआ है जिसमें आपको पता चलेगा कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालना है। सुनना, ये सेंटेंस अच्छी तरह सुनना। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर शोन बाय फाइनेंशियल अकाउंट्स, ये हमको फाइंड आउट करना है। वैल्यूइंग अनसोल्ड स्टॉक, और वैल्यूइंग अनसोल्ड स्टॉक मतलब वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूइंग अनसोल्ड स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक, valuing unsold stock at actual material and wages, मतलब मटेरियल का एक्चुअल पैसा लेना है, वेजेस का भी एक्चुअल पैसा लेना है, प्लस वर्क ओवरहेड्स एट 50% ऑफ वेजेस। तो ये 3 अमाउंट हमको प्लस करनी है, मटेरियल की एक्चुअल अमाउंट, वेजेस की एक्चुअल अमाउंट, और वर्क ओवरहेड्स इज 50% ऑफ वेजेस। जब हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये देखो फाइनेंशियल अकाउंट लिखा हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंट मतलब ट्रेडिंग पीएनएल। तो ट्रेडिंग पीएनएल का क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालना है, ये दूसरे किसी क्वेश्चन में पॉइंट, रेयरली ये पॉइंट होती है कि ट्रेडिंग पीएनएल का क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालना है। कॉस्ट शीट का तो क्लोजिंग स्टॉक हमने बहुत बार निकाला है अभी तक, इसके पहले वाले चैप्टर में भी निकाला था कॉस्ट शीट का क्लोजिंग स्टॉक। आज हम लोग निकाल रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट का क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे लिखा हुआ है मटेरियल एक्चुअल, वेजेस एक्चुअल और वर्क ओवरहेड्स एट 50% ऑफ वेजेस।
अब सुनते रहो। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल एक्चुअल अमाउंट, फिर मैं लिखता हूँ डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, फिर मैं लिखता हूँ वर्क ओवरहेड्स, वर्क ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क ओवरहेड्स एट 50% ऑफ वेजेस, वर्क ओवरहेड्स एट 50% ऑफ वेजेस। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले टाइप ए, टाइप ए, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइप बी, टाइप ए और टाइप बी। अब टाइप ए का मेरे को डायरेक्ट मटेरियल का एक्चुअल अमाउंट चाहिए, तो आपको याद होगा ये ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें हमने डायरेक्ट मटेरियल का टोटल लिखा था 6675, इसमें टाइप ए भी आ गया, टाइप बी भी आ गया, तो मेरे को 6675 नहीं चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे मेरे को टाइप ए का डायरेक्ट मटेरियल अलग से चाहिए, वो हमको दिया हुआ है कॉस्ट शीट में। तो कॉस्ट शीट में ये कॉस्ट शीट है, कॉस्ट शीट में ये डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ था 6675, ये 6675, ये मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को दोनों का अलग अलग से चाहिए ए और बी का। तो ए का है 1875, बी का है 4800, मेरे को ये दोनों अलग अलग अमाउंट चाहिए, 1875 और 4800। ऑब्वियसली दोनों का टोटल 6675 है, लेकिन मेरे को ए और बी का अलग अलग से चाहिए, 1875 और 4800, ये मेरे को अमाउंट चाहिए। एक ये वाली अमाउंट चाहिए 1875 और एक ये अमाउंट चाहिए 4800, डायरेक्ट मटेरियल टाइप ए और टाइप बी 1875 और 4800। ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1875 और 4800। उसी तरीके से डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस हम लोगों ने टोटल लिख दिया था 17,000, मेरे को टोटल नहीं चाहिए, मेरे को दोनों का अलग अलग से चाहिए, टाइप ए और टाइप बी। तो डायरेक्ट वेजेस टाइप ए का है 5000 और टाइप बी का है 12,000, तो 5000 और 12,000 कितना हुआ 17,000। हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्टली ये 17,000 लिखा था, पर अभी मेरे को ये 5 और 12 अलग अलग से चाहिए, डायरेक्ट वेजेस 5 और 12। तो डायरेक्ट वेजेस यहाँ पे मैं लिखूंगा 5000 और यहाँ पे मैं डायरेक्ट वेजेस लिखूंगा 12,000, और वर्क ओवरहेड्स में लिखा हुआ था 50% ऑफ वेजेस, 50% ऑफ वेजेस मतलब ये जो 5000 डायरेक्ट वेजेस है उसका 50%। एक मिनट बेटा, अब यहाँ पे वर्क ओवरहेड्स लिखा हुआ है 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो ऑब्वियसली 5000 का 50% होता है 2500 और 12,000 का 50% होता है 6,000। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब आप क्लोथिंग स्टॉक निकालोगे फाइनेंशियल अकाउंट्स का, जब आप फाइनेंशियल अकाउंट्स का क्लोथिंग स्टॉक निकालोगे तो मटेरियल एक्चुअल अमाउंट, वेजेस एक्चुअल अमाउंट और वर्क ओवरहेड्स 50% ऑफ वेजेस। तो 5000 का 50% 2500 और 6000 का 50%, 12,000 का 50% 6,000। अभी हम इन तीनों का टोटल कर देंगे, ये तीनों अमाउंट्स का टोटल कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा क्लोथिंग स्टॉक इक्वल टू सम 1875, 5000 और 2500, तो ये हुआ 9375, और टाइप बी में हुआ 22,800। 9375 और 22,800 ये हमारा क्लोथिंग स्टॉक है एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, ये हमारा क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स 9375 और 22,800। ठीक है, मेरे को लगता है कोई मिस्टेक है, हाँ मिस्टेक है, मैं बता दूं क्या मिस्टेक है। मैंने जो यहाँ पे मटेरियल और वेजेस और वर्क ओवरहेड्स लिया, ये मटेरियल और वेजेस और वर्क ओवरहेड्स का मैंने टोटल अमाउंट लिया। अब ये टोटल अमाउंट है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो ये जो मटेरियल टाइप ए है ये 125 यूनिट्स की वैल्यू है, ये जो टाइप ए है 9375 ये क्लोथिंग स्टॉक नहीं है, मेरी गलती है, ये 125 यूनिट्स जो हमने टाइप ए की प्रोड्यूस की थी 125 यूनिट्स ये उनका खर्चा है 9375। ठीक है, अब मेरे को इस 125 यूनिट्स में दे क्लोथिंग स्टॉक चाहिए, तो क्लोथिंग स्टॉक था हमारा 5 यूनिट्स, टोटल हमने प्रोड्यूस की थी 125 यूनिट्स, 125 यूनिट्स का खर्चा हुआ 9375, उसमें हमारा क्लोथिंग स्टॉक था 5 यूनिट्स, तो 5 यूनिट्स का खर्चा कितना होगा, 5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना बाकी है, मैं करके बताता हूँ।
मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता दूं कि 125 यूनिट्स जो हमने प्रोड्यूस की उसका खर्चा है 9375, उससे थे 5 यूनिट्स हमारा क्लोथिंग स्टॉक था, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो ये होगा इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 9375 डिवाइडेड बाय 125। इस तरीके से हमारा क्लोथिंग स्टॉक आएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 9375, 5 मल्टीप्लाई 9375 डिवाइडेड बाय 125, ये हमारा टाइप ए का क्लोथिंग स्टॉक। अब सही है 375 रुपीज, अभी एकदम सही है। उसी तरीके से टाइप बी में हम लोगों ने मैन्युफैक्चर किए थे 400 यूनिट्स। टाइप बी में हमने मैन्युफैक्चर किए थे 400 यूनिट्स, तो 400 यूनिट्स का खर्चा 22,800, उसमें से 40 यूनिट्स हमारा क्लोथिंग स्टॉक था। तो 40 यूनिट्स जो क्लोथिंग स्टॉक था उसका कॉस्ट कितना होगा? ठीक है, तो 400 यूनिट्स का 22,800, तो 40 यूनिट्स का कितना? मेरी गलती क्या थी पहले, ये 22,800 400 यूनिट्स की वैल्यू है, तो ये 400 यूनिट्स की वैल्यू नहीं चाहिए, इसमें से जो क्लोथिंग स्टॉक है 40 यूनिट्स उसकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्लोथिंग स्टॉक आ जाएगा इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 22,800 डिवाइडेड बाय 400, ये हमारा क्लोथिंग स्टॉक आ जाएगा। मतलब सिंपल है, 400 यूनिट्स का 22,800, तो 40 यूनिट्स का कितना? तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2280 आएगा इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 22,800 डिवाइडेड बाय 400, तो आंसर आ जाएगा 2280 रुपीज। ये दोनों का क्लोथिंग स्टॉक आ गया, टाइप ए टाइप बी दोनों का क्लोथिंग स्टॉक आ गया एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। ये दोनों का क्लोथिंग स्टॉक आ गया एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। एक का आया 375 रुपीज और दूसरे का आया 2280 रुपीज। 375 और 2280, ये मैं लिख दूंगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, 375 और 2280, बस मैं लिखूंगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय क्लोथिंग स्टॉक, बाय क्लोथिंग स्टॉक अंडरलाइन करके पहले टाइप ए का, ये टाइप ए का क्लोथिंग स्टॉक, फिर टाइप बी का क्लोथिंग स्टॉक। टाइप ए और टाइप बी दोनों का क्लोथिंग स्टॉक आ गया 375 और 2280। अब इन दोनों का टोटल आउटर कॉलम में लिख देंगे इक्वल टू 375 प्लस 2280, ये आएगा 2655। इन दोनों का टोटल है 375 और 2280, 2655 ये हमारा क्लोथिंग स्टॉक आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। बस अभी और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अभी पूरा ट्रेडिंग पीएनएल टैली करते हैं। कॉस्ट शीट हमारी हो गई है पहले से ही टैली, अब ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट टैली करते हैं और देखते हैं कि प्रॉफिट एज पर पीएनएल कितना है। प्रॉफिट एज पर पीएनएल मतलब फाइनेंशियल अकाउंट, तो सीखने जैसी बात यही थी क्लोथिंग स्टॉक। चलो शुरू करते हैं आगे। ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल इक्वल टू सम फ्रॉम 47,400 टू 2655, तो ये हमारा क्रेडिट का टोटल 50055। अब डेबिट का टोटल 32675, तो क्रेडिट का टोटल है 50055, डेबिट का टोटल है 32675। अब डिफरेंस आएगा 50055 माइनस 32675, क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल 50055 माइनस 32675, डिफरेंस आया हमारा 17380। इसको हम बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया यहाँ पे हुआ डेबिट 17380, तो पीएनएल में हो जाएगा क्रेडिट, पीएनएल में 17380 हो जाएगा क्रेडिट, इसको बोलेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 17380। अब पीएनएल को टैली करेंगे, तो पीएनएल का क्रेडिट का टोटल ऑब्वियसली एक ही अमाउंट है, तो वही टोटल आएगा 17380। पीएनएल का क्रेडिट का टोटल 17380 एक ही अमाउंट है। अब पीएनएल का डेबिट का टोटल 10,000, पीएनएल में क्रेडिट में भी एक ही अमाउंट है, डेबिट में भी एक ही अमाउंट है, तो क्रेडिट का टोटल 17380, डेबिट का टोटल 10,000। अब डिफरेंस ऑब्वियसली 7380 आएगा, मतलब 17380 माइनस 10,000,
तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 7380। ये 7380 हमारा नेट प्रॉफिट है एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। यहाँ पे हमारा जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है उसकी लास्ट अमाउंट ये होनी चाहिए 7380। अब मैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जाता हूँ। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की लास्ट अमाउंट ये जो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट है ये 7380 होना चाहिए। ठीक है, मतलब हमारी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो स्टार्ट होगी 8040 से जो कॉस्ट का नेट प्रॉफिट था, और हमारी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट खत्म होगी 7380 पे जो ट्रेडिंग पीएनएल का नेट प्रॉफिट था। बीच में जो भी एड लेस करना है हम एक एक करके सारी अमाउंट्स को कंपेयर करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये पूरा ट्रेडिंग पीएनएल समझाया। उसमें मेन समझने जैसा, सबसे ज्यादा समझने जैसा क्या था? क्लोथिंग स्टॉक, ऑब्वियसली क्लोथिंग स्टॉक। मटेरियल, ये मटेरियल और ये वेजेस और ये सेल्स, ये मैंने एक्चुअल अमाउंट ही लिखा, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो जो कॉस्ट शीट में था वही लिखा। वर्क ओवरहेड्स 9000 रुपीज दिया हुआ था, ऑफिस ओवरहेड्स 10,000 रुपीज दिया हुआ था। ठीक है, ये क्लोथिंग स्टॉक मैंने यहाँ पे साइड में कैलकुलेशन लिखी था कि क्लोथिंग स्टॉक कैसे आया, इस साइड में मैंने सारा कैलकुलेशन लिख के बताया, और इसके बाद ट्रेडिंग पीएनएल को टैली कर दिया। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आया 7380। ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लास्ट लाइन में हमारा ये आंसर आना चाहिए 7380। ठीक है, अब इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी बहुत छोटा सा ही पोर्शन बाकी है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, लेकिन वो इस वीडियो लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतना लिख लेना बेटा अच्छी तरह।